हेलो एवरीवन, सरस्वती धाम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग जीओसी के सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर में जीओसी में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं इसके सेकंड पार्ट को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और देखिए इसमें अब जो मैं ले रहा हूं दैट इज द क्वेश्चन नंबर 16, बिकॉज 15th नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लिया है और आज से हम लोग 16th नंबर क्वेश्चन से डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। 16th नंबर क्वेश्चन जो है वो है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पर, और हमने एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ कंबशन और फिर इसी हीट ऑफ कंबशन को गॉसे इंटरेक्शन के अंदर थ्योरी में कुछ इस प्रकार से पढ़ रखा है। तो देखिए इस सवाल में क्या है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। हमें इनके लिए हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर आइडेंटिफाई करना है। क्लियर? आप याद कीजिए हम एल्कीन्स के हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को जब सॉल्व करते थे तो हम पहले एल्कीन का स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकालते थे, और एल्कीन के स्टेबिलिटी ऑर्डर को बिल्कुल अगर रिवर्स कर दिया जाए तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर हम लोगों को मिल जाता है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को रिकॉल करवा दूं कि हम सबसे पहले क्या करते थे, हम सबसे पहले एल्कीन का स्टेबिलिटी ऑर्डर निकालते थे। सबसे पहले हम क्या करते थे, एल्कीन का स्टेबिलिटी ऑर्डर निकालते थे। देखिए स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है, कलर चेंज करते हैं अपन इसमें। स्टेबिलिटी ऑर्डर है, अगर मैं यहां पर लूं तो स्टेबिलिटी ऑर्डर मैंने आपको क्या सिखाया एल्कीन का हम कैसे निकालते हैं। पहले देखते हैं कॉन्जुगेटेड और नॉन कॉन्जुगेटेड केस कैसा है। यानी कि अगर मान लीजिए कोई एक ऐसा कंपाउंड है जो कि कॉन्जुगेटेड है, कैसा है, कॉन्जुगेटेड, उसकी स्टेबिलिटी नॉन कॉन्जुगेटेड से ज्यादा होती है, यही सिखाया था। क्लियर? ये स्टेबिलिटी के ऑर्डर की बात कर रहा हूं मैं अभी आप लोगों से, है ना। और अगर मैं नॉन कॉन्जुगेटेड के अंदर आपस में कंपेयर करूं तो आपस के अंदर कैसे कंपेयर करते हैं, सबसे पहले हम नंबर ऑफ अल्फा एच को देखते हैं, और ये कहा जाता है कि यदि नंबर ऑफ अल्फा एच इंक्रीज होगी तो स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होगी। यदि नंबर ऑफ अल्फा एच इंक्रीज होगी तो स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होगी। अगर मान लीजिए नंबर ऑफ अल्फा एच बराबर है तो हम फिर क्या करते थे, हम देखते थे एल्किन अनसिमेट्रिकल है या सिमेट्रिकल है, मतलब सब्स्टिट्यूएंट एक ही कार्बन पर है या अलग अलग कार्बन पर है, इसी की चर्चा करते थे हम लोग। क्लियर? तो हम यहां पर क्या करेंगे, देखेंगे कि वो अनसिमेट्रिकल है, ये लीजिए, या फिर सिमेट्रिकल है। और ये चीज हम कहते हैं अनसिमेट्रिकल इज मोर स्टेबल देन सिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल हम किसको कहते थे, ये अनसिमेट्रिकल थी एसीएल की, और सिमेट्रिकल का मतलब क्या था, सिमेट्रिकल का मतलब था एसीएल की, जब अल्फा एच बराबर हो जाते थे तो। और सिमेट्रिकल को अगर हम आपस में कंपेयर करें तो क्या कहते थे कि ट्रांस की स्टेबिलिटी सिस की स्टेबिलिटी से ज्यादा होगी। क्लियर? तो यानी ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस। ये लीजिए, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर ऐसे चलता था, हम लोगों को पता है। तो इसके बेसिस पर हम सबसे पहले ये देखें कि ये तो सारी की सारी एल्कीन कैसी है, सारी की सारी एल्कीन नॉन कॉन्जुगेटेड है, डबल बॉन्ड ही एक ही है, तो नॉन कॉन्जुगेटेड हो गया। अब नॉन कॉन्जुगेटेड में देखो सबसे पहले मैं बात किसकी कर रहा हूं, नंबर ऑफ अल्फा एच की। तो देखो अल्फा एच इसके अंदर कितने हैं, 2। अल्फा एच इसमें कितने हैं, 3 इधर 2 इधर, यानी 5। अल्फा एच इसमें कितने हैं, 3 और 3 6 और 3 9, ये लीजिए 3 अल्फा एच है। और देखिएगा अल्फा एच इसके अंदर कितने हैं, इसके अंदर है 3 और 2 5, ये लीजिए, करेक्ट। अब आप देखिएगा ये अल्फा एच हो गए इसके अंदर, राइट। तो जहां अल्फा एच ज्यादा वहां स्टेबिलिटी ज्यादा, और जब अल्फा एच बराबर हो जाते हैं तो फिर अनसिमेट्रिकल सिमेट्रिकल, और सिमेट्रिकल के अंदर ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस। तो अगर मैं इसके बेसिस पर पहले स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखूंगा,
पहले मैं स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखूंगा, राइट क्योंकि हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को स्टेबिलिटी से जोड़ते हैं, तो पहले स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकालते थे, और स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी, फोर्थ की, फोर्थ के बाद किसकी आ गई, ये दोनों अल्फा H5 है, लेकिन ये ट्रांस है और ये सिस है, ट्रांस इज मोर स्टेबल, यानी कि फिर सेकंड की, उसके बाद फिर थर्ड की, और देन फर्स्ट की। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, ये लीजिए, क्लियर। अब हमारे को ये चीज पता है कि जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होती है वो स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है, यानी हम क्या जानते हैं कि सिंस हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ये जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होती है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। ये एल्कीन के स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है, और अगर ये एल्कीन के स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है, अगर ये स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है, तो जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है इसका बिल्कुल रिवर्स कर देते हैं, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर आ जाएगा। तो बताइए हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का यदि मैं ऑर्डर यहां लिखूं तो बताइए वो क्या रहेगा, सबसे ज्यादा फर्स्ट का रहेगा, देन थर्ड का रहेगा, देन सेकंड का रहेगा, और सबसे कम फोर्थ का रहेगा। ये लीजिए, ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर हो गया है, क्लियर। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर अगर मैं यहां देखूं तो वो क्या रहा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर रहा सबसे ज्यादा फर्स्ट, फिर थर्ड, फिर सेकंड और फिर फोर्थ, यानी कि बी इज द आंसर। यानी 16th नंबर क्वेश्चन में कंसेप्ट क्या था ये मैंने आपको पूरा क्लियर कर दिया है। ये आपको एल्कीन का स्टेबिलिटी ऑर्डर निकालना भी आ गया है। आज के बाद अगर एल्कीन का स्टेबिलिटी का कभी सवाल होगा तो ये कंसेप्ट लगा देना और इसका बिल्कुल रिवर्स कर देना, दैट इज द ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, करेक्ट। चलिए अब मैं आता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आफ्टर द 16th नंबर क्वेश्चन मैं लेता हूं 17th नंबर क्वेश्चन। देखिए 17th नंबर क्वेश्चन तो बेसिक क्वेश्चन है ये, है ना। बिल्कुल अपन कहते हैं कि 12th क्लास का AIEEE मेंस टाइप के सवाल होते हैं ना, बिल्कुल वैसा सवाल है। हमारे को कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं, राइट। ये कंपाउंड्स क्या है, मिथाइल सैलिसिलेट, ये क्या है, एसिटिल सैलिसिलेट। अरे ये क्या थे, याद करो, हम पढ़ते हैं राइमर-टीमान रिएक्शन। क्या पढ़ते हैं, याद कीजिए, हम पढ़ते हैं राइमर-टीमान रिएक्शन। दिस वन इज द फिनॉल, जानते हैं हम लोग। और अगर हम फिनॉल की रिएक्शन किससे करवाएं, कार्बन टेट्राक्लोराइड और एल्कली, याद कीजिए, तो हमारे को मिलता है सैलिसिलिक एसिड। ये लीजिए, दिस वन इज द सैलिसिलिक एसिड, ये लीजिए, ये सैलिसिलिक एसिड है, ओके। अब इस सैलिसिलिक एसिड से हम ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन भी बनाते हैं, हम इससे, है ना, एस्पिरिन भी बनाते हैं। कैसे कैसे बनाते हैं जरा देखेंगे। ये जो सैलिसिलिक एसिड है, इस सैलिसिलिक एसिड से आप कुछ भी बना सकते हो। देखो ये हमने लिया सैलिसिलिक एसिड, करेक्ट। अब ये जो सैलिसिलिक एसिड है ना, अगर मैं इस सैलिसिलिक एसिड का आगे रिएक्शन कर रहा हूं किससे, CH3 C डबल बॉन्ड OCl इन द प्रेजेंस ऑफ द पायरिडीन, करेक्ट। तो क्या करेगा यार, ये एसिड हैलाइड, ये इलेक्ट्रोफाइल है, और ये न्यूक्लियोफाइल कौन है, ये रहा न्यूक्लियोफाइल यार, OH। तो यहाँ OH के ऊपर इसके द्वारा असाइलेशन होगा। ये अपन इंडक्टिव इफेक्ट में पढ़ते हैं, असाइलेशन, करेक्ट। तो जब आप इसका असाइलेशन कराओगे तो आपको ये स्पीशीज मिलेगी। तो एक तरह से आपने ये एस्टर बना लिया, राइट। इसको आप क्या बोलोगे, ये जो है ये स्पीशीज, ये है, ये रहा, ये लीजिए, ये है, करेक्ट। इसको क्या बोलोगे, दैट इज द एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। ये क्या है, दैट इज द एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, करेक्ट, ओके, दैट इज द एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। और ये क्या होता है, दैट इज कॉल्ड एस्पिरिन, ओके। अब एस्पिरिन, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, क्या है ये, एस्पिरिन, ओके। अब एस्पिरिन क्या होती है, ये एक प्रकार का अगर देखा जाए तो एक ड्रग है बेसिकली। हम कहते हैं कि दैट इज, हम ये कह दें कि
कौन सी ड्रग इसको हम कह सकते हैं, दैट इज NSAID ड्रग। NSAID ड्रग मतलब नॉन स्टीरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, जो बेसिकली हम कहते हैं फीवर वगैरह में या खांसी जुकाम में या किसी प्रकार के जब दर्द होते हैं बॉडी के अंदर, पेन होते हैं, तो उसको रिड्यूस करने के काम में आती है, मतलब मेडिसिन में ये ड्रग काम में ली जाती है। करेक्ट। तो हम ये कह दें एस्प्रिन ये होता है, जिसको आप कह सकते हो कि सैलिसिलिक एसिड पर जब असाइलेशन करवाया गया ना, तब हमें एस्प्रिन मिलती है, जिसको आप कह सकते हो एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। ओके। अब अगर मान लीजिए, इधर मान लीजिए मैं इस सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन करवाऊं मिथाइल अल्कोहल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ द एसिडिक मीडियम। अगर हम अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं एसिडिक मीडियम के अंदर, तो यहां एसिड के साथ एस्ट्रिफिकेशन होगा। करेक्ट। अगर एस्ट्रिफिकेशन होगा तो हमारे को ये स्पीशीज मिलेगी, ये लीजिए, ये ऐसे ही रहेगा, ये आपका एस्टर बन गया। इसको कहते हो मिथाइल सैलिसिलेट। ये क्या हो गया, मिथाइल सैलिसिलेट, सैलिसिलिक एसिड का एस्टर मिथाइल सैलिसिलेट। ये होता है ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। ये क्या होता है, दैट इज द ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। अब ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन क्या है, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन बेसिकली इसको मिंट भी बोल देते हैं, मिंट, क्योंकि जितनी भी मिंट कैंडीज होती है ना, उनमें ऐसे हम कहते हैं कि मतलब किसी इंग्रेडिएंट के रूप में हम इसको बेसिकली यूज में ले सकते हैं। मतलब अगर मिंट नहीं है बट इसमें मिंट वाली प्रॉपर्टी है, तो जितनी भी मिंट कैंडीज होती हैं उनमें इंग्रेडिएंट में हम इसको काम में ले सकते हैं। ठीक है। और ऐसे ये होता है आइबुप्रोफेन, ये कंपाउंड ये होता है, ये भी एक प्रकार की NSAID ड्रग ही है, राइट। और ये भी फीवर वगैरह के अंदर जो भी बॉडी में पेन होते हैं उसको रिड्यूस करने के काम में ली जाती है। तो सिंपल आपने देखा कंपाउंड्स की कॉलम मैचिंग है। इस तरीके के सवाल जब आते हैं तो ये बिल्कुल फ्री के नंबर होते हैं भाई। तो इस तरह से ये बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए, राइट। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट 18th नंबर एग्जाम्पल। ओहो बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल। 18th नंबर एग्जाम्पल देखिए, ये रिएक्शन मैकेनिज्म में जब एमओटी इन्वॉल्व होती है ना, तो ये उस टाइप के सवाल होते हैं। क्या मतलब, द फ्रंटियर ऑर्बिटल इंटरेक्शन इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट इन द गिवन रिएक्शन। और वो रिएक्शन हो रही है आइसोब्यूटाइलिन और HCl के बीच में। तो एक बात बताओ यार, आइसोब्यूटाइलिन ये होती है, this one is the isobutylene, करेक्ट। और आइसोब्यूटाइलिन की रिएक्शन हमने किससे करवाई है, HCl के साथ, करेक्ट। अब एक बात बताओ यार, आइसोब्यूटाइलिन के अंदर ये जो पाई बॉन्ड है, ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं, ये लीजिए, दैट इज द पाई बॉन्ड। और HCl एक सिग्मा बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, मैं ये कह दूं कि ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, करेक्ट है। ओके। अब हम ये जानते हैं कि अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस सिग्मा बॉन्डिंग को दी जाएगी, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग को दी जाएगी, और उसके बाद ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेके बाहर निकल जाएगा, तब जाके हमें एक इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन मिलेगा। तो बताइए किस किस के बीच में इंटरेक्शन हो रही है, इंटरेक्शन किस किस के बीच में हो रही है, एल्कीन का पाई बॉन्ड, ये लीजिए एल्कीन का तो पाई बॉन्ड, और HCl का सिग्मा स्टार, इसके बीच में आपस में इंटरेक्शन हो रही है। तो देखिए पाई बॉन्ड ऑफ ओलिफिन एंड सिग्मा स्टार ऑफ HCl, इनके बीच में इंटरेक्शन होती है, एक का होमो और एक का ल्यूमो। इसको तो क्या बोलोगे, होमो, ये इलेक्ट्रॉन देने वाला है, और इसका क्या लिया जा रहा है, ल्यूमो, ये इलेक्ट्रॉन लेने वाला है। तब जाके दोनों के बीच में इंटरेक्शन होती है और इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन मिलता है हमारे को। ओके। चलिए अब मैं बात करता हूं आफ्टर द 18th नंबर क्वेश्चन। देखिए 19th नंबर क्वेश्चन, देखिए हमसे क्या पूछा गया है 19th नंबर में, द करेक्ट स्टेटमेंट्स आर अबाउट द रिएक्शंस ऑफ X एंड Y विथ सोडामाइड। अब आप बताइए मुझको, ये जो सोडामाइड होता है क्या ये बेस है, हम कहेंगे हाँ सोडामाइड एक बेस है, और ये बेस क्या करेगा, ये ऑब्वियसली H को H+ फॉर्म के अंदर बाहर निकालेगा। H को किस फॉर्म में बाहर निकालेगा, H+ की फॉर्म के अंदर बाहर निकालेगा, करेक्ट। अगर सोडामाइड H को H+ की फॉर्म के अंदर बाहर निकालेगा तो इससे क्या होगा, जरा हम लोग देखते हैं, है ना। हम इसकी सोडामाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, जरा देखो भाई आप, ये लीजिए सोडामाइड के साथ हमने रिएक्शन करवाई इसकी, जैसे सोडामाइड के साथ हमने इसकी रिएक्शन करवाई, ये लीजिए फिनाइल फिनाइल फिनाइल
और ये लीजिए ये नेगेटिव चार्ज। आगे बात समझ में, ये इंटरमीडिएट कार्ब एनायन हम लोगों को मिल गया। और हमने सोडामाइड की रिएक्शन इसके साथ भी करवाई, ये लीजिए सोडामाइड की रिएक्शन हमने इसके साथ भी करवाई, ये लीजिए ये H प्लस बाहर गया। जैसे ये H प्लस बाहर गया तो हमारे को ये स्पीशीज मिल गई। ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये जो कार्ब एनायन है, ये एंटी एरोमेटिक है, ये ध्यान रखना। और ये जो नेगेटिव चार्ज है दैट इज स्टेबल बाय द रेजोनेंस विद 3,3 बेंजीन रिंग, ये हम लोग ध्यान रखेंगे। अब देखिए यहां पर H प्लस निकलने के बाद एंटी एरोमेटिसिटी आ रही है, यहां H प्लस निकलने के बाद बनने वाला एनायन रेजोनेंस स्टेबल है, यानी कंपैरेटिवली इसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है और इसका कॉन्जुगेट बेस बहुत ही कम स्टेबल है। तो देखिए इस पर बेस्ड मैं स्टेटमेंट्स पढ़ता हूं। X रिएक्ट्स फास्टर देन Y। यस, X अपना H आसानी से H प्लस फॉर्म में दे सकता है एज कंपेयर टू Y के, बिकॉज Y ने अगर H प्लस दे दिया तो फिर बनने वाले कॉन्जुगेट बेस में एंटी एरोमेटिसिटी आ रही है। इसका मतलब ये बिल्कुल सही है और ये गलत है। Y रिएक्ट्स फास्टर देन X, गलत बात। X रिएक्ट्स फास्टर देन Y। आगे देखिए सी ऑप्शन, X एंड Y बिहेव्स एज द लुईस एसिड। लुईस एसिड की तरह बिहेव नहीं कर रहे, H प्लस दे रहे हैं। लुईस एसिड तो तब होता जब लोन पेयर लेता। आई बात समझ में? X is stronger Bronsted acid than Y। yes, दोनों Bronsted acid है, लेकिन X stronger Bronsted acid है than Y के, बिकॉज इससे H प्लस निकलने के बाद बनने वाला कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। तो ये स्टेटमेंट सही है। तो A एंड D स्टेटमेंट सही है और ये इस ऑप्शन में है, यानी दिस वन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए आगे देखिएगा। आफ्टर द 19th नंबर हम लोग लेते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। देखिए वापस से वही, तो आपने एक चीज देखी, पिछले वीडियो में भी देखा, इस वीडियो में भी देख रहे हैं, ये H प्लस निकाल के बनने वाले कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को चेक करके H की एसिडिक नेचर के ऊपर सवाल बहुत बन रहे हैं और फिर से देखिए वही सवाल आ चुका है। राइट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ pKa। तो मैं अगर एसिडिक नेचर का ऑर्डर निकाल दूं तो pKa का ऑर्डर तो वैसे निकल जाएगा। करेक्ट? तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ pKa, वैल्यूज ऑफ द कंपाउंड X, Y and Z, X, Y and Z, X, Y and Z, है ना। अगर मैं इनकी बात करता हूं तो X, Y and Z, अगर मैं इनकी बात करता हूं तो मुझे pKa का ऑर्डर निकालना है। किसका ऑर्डर निकालना है? pKa का ऑर्डर निकालना है। राइट अगर pKa का ऑर्डर मैं यहां निकालूंगा तो पहले मैं H को H प्लस फॉर्म के अंदर बाहर निकालूंगा, है ना, और फिर बनने वाले कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को चेक करूंगा। क्लियर? अगर मुझे फिर एसिडिक नेचर का ऑर्डर पता लग गया तो ऑब्वियसली pKa का ऑर्डर तो पता लग ही जाएगा। तो देखिएगा मैं यहां से भी H प्लस बाहर निकालता हूं, यहां से भी निकालता हूं और यहां से भी H प्लस बाहर निकालता हूं और H प्लस निकाल के मैं इन कंपाउंड्स को अपने अपने कॉन्जुगेट बेस के अंदर कन्वर्ट कर लेता हूं। जब इन्हें मैं अपने अपने कॉन्जुगेट बेस के अंदर कन्वर्ट करूंगा तो उसके बाद इन बनने वाले कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को चेक करूंगा। क्लियर? अब कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को चेक करने के बाद जब ये स्टेबिलिटी चेक हो गई तो अपने आप कॉरस्पॉन्डिंग एसिड्स की एसिडिक नेचर पता लग जाएगी और एसिडिक नेचर पता लग गई तो भाई pKa का ऑर्डर तो पता लग ही जाएगा। क्लियर? चलिए अब मैं लेता हूं यहां ये इस कंपाउंड में। ओके चलिए देखते हैं, यहां से H प्लस निकालते हैं, ये H प्लस निकालते हैं और ये H प्लस निकालते हैं। राइट जैसे ये H प्लस बाहर गई देखिएगा, हाँ यहां हमारे को ये स्पीशीज मिल रही है, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये कॉन्जुगेट बेस मिला। यहां जो कॉन्जुगेट बेस मिल रहा है देखिएगा वो ये साइनाइड, ऐसे बना देता हूं यार मैं, ज्यादा सही रहेगा। स्टेबिलिटी दिखती है, नजर आती है स्टेबिलिटी साइनाइड को ऐसे ही बनाते ही। ये लीजिए, ये साइनाइड, करेक्ट। और यहां मैं इसका कॉन्जुगेट बेस जरा बना लेता हूं, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ओके, ये लीजिए,
ये आ गया हमारे पास कॉन्जुगेट बेस। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि देखो भाई इस कॉन्जुगेट बेस को देखो आप, तो ये नेगेटिव चार्ज, पहली चीज एरोमेटिसिटी देखो, इसके अलावा ये नेगेटिव चार्ज इधर आ जाए और ये नाइट्रोजन पर डीलोकेलाइज, ये यहां से रेजोनेंस का यहां जाए, फिर इस वाले से स्टेबल, फिर वो यहां से यहां आएगा, इससे भी स्टेबल। तो इसके अंदर देखा जाए तो इसके अंदर स्टेबिलिटी का रीजन एरोमेटिसिटी भी है, इसके अलावा साइनाइड अपने विड्रॉइंग इफेक्ट से भी स्टेबल कर रहा है। क्लियर? यानी सबसे ज्यादा स्टेबल जो होगा ना वो इस Y का कॉन्जुगेट बेस होगा। यानी अगर मैं इस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी की बात करूं तो देखो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी मेरे को इस Y की कॉन्जुगेट बेस में मिल रही है। क्लियर? अब मैं आता हूं इस पर, ये नेगेटिव चार्ज देखो कार्बोनाइल से स्टेबल है, राइट, और ये भी इस कार्बोनाइल से स्टेबल है, राइट, ये स्टेबिलिटी इनके कारण है। और अगर मैं इसमें स्टेबिलिटी की बात करूं तो सिंपल बेंजीन से स्टेबल है, ये बेंजाइलिक स्टेबल है। क्लियर? तो एक बात बताओ यार, ज्यादा स्टेबिलिटी कहां आई? ज्यादा स्टेबिलिटी आई यहां, बिकॉज यहां एरोमेटिसिटी भी है और नेगेटिव चार्ज एक्चुअली साइनाइड के द्वारा भी स्टेबल है। उसके बाद यहां नाइट्रोजन पे खुद पे नेगेटिव और इट इज स्टेबल बाय द कार्बोनाइल, और यहां कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है। क्लियर? और आप ये सोच रहे होंगे खूब डीलोकलाइज्ड होगा, ठीक है, लेकिन हमें एनिलेशन इफेक्ट भी आता है। एनिलेशन इफेक्ट पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स पर होता है और पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स में एनिलेशन इफेक्ट के कारण हमें पता है कि ये इतना स्टेबल नहीं होते जितना दिख रहे हैं, बिकॉज ईच कंपाउंड रिटेन देयर एरोमेटिसिटी। ये कंपाउंड अपनी एरोमेटिसिटी को अपने पास रखने की कोशिश करेगा, आसानी से प्रोवाइड नहीं करेगा। इसका मतलब यहां स्टेबिलिटी बहुत ही कम होगी, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी यहां होगी और इसकी स्टेबिलिटी उन दोनों के बीच में रहेगी। यानी सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी Y के बाद में X और उसके बाद में Z। ये लीजिए, ये स्टेबिलिटी है। अगर ये स्टेबिलिटी है तो वो एक बात बताओ, अगर ये स्टेबिलिटी है तो एसिडिक नेचर का ऑर्डर क्या रहेगा? हम कहें एसिडिक नेचर का ऑर्डर, ये लीजिए, बिल्कुल ऐसा का ऐसा चलेगा। सबसे ज्यादा एसिडिक Y से कम X, Y के बाद X और सबसे कम एसिडिक Z। ये लीजिए, ये एसिडिक नेचर का ऑर्डर है। और अगर ये एसिडिक नेचर का ऑर्डर है तो बताइए, हमसे तो एक्चुअली pKa पूछा है। क्या पूछा है? pKa का ऑर्डर क्या रहेगा? तो जो जितना ज्यादा एसिडिक उसका pKa उतना ही कम, जो जितना कम एसिडिक उसका pKa उतना ही ज्यादा रहेगा। तो इसका मतलब pKa का ऑर्डर रहेगा सबसे ज्यादा Z, फिर X और फिर Y। ये लीजिए, ये आंसर हो गया। ZXY हमारे को यहां नजर आ रहा है, तो C इज द आंसर। यहां पर आंसर C कहा जाएगा। करेक्ट? चलिए अब मैं बात करता हूं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। आफ्टर द 20 नंबर क्वेश्चन अब हम आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। देखो फिर से एक और सवाल आ गया। जैसे अभी मैंने MOT बेस्ड, ऑर्बिटल इंटरेक्शन बेस्ड एक सवाल लिया था, आइसोब्यूटाइलिन और HCl के बीच में रिएक्शन। आपके यहां रिएक्शन एल्कीन और Br2 के बीच में है, तो क्या दिक्कत है यार? अगर मैं बात कर रहा हूं एल्कीन की, तो एल्कीन ये होती है, ये लीजिए, दिस वन इज द एल्कीन। और मैं कहूं ये एल्कीन के, ये लीजिए, पाई बॉन्ड, ऐसे कह दो ये एल्कीन का पाई बॉन्ड है, ऐसे दिखा देता हूं, क्या फर्क पड़ता है? क्लियर? अब मैं आपसे ये कह रहा हूं दिस वन इज द Br2, ये लीजिए। और अगर ये Br2 है, हेलोजन है, तो हेलोजन के साथ इसका कॉरस्पॉन्डिंग, इस सिग्मा का कॉरस्पॉन्डिंग ये कौन? सिग्मा स्टार। तो जब भी कभी दोनों के बीच में रिएक्शन होती है और 1,2 डाइब्रोमो प्रोडक्ट बनते हैं, तो इस दौरान याद रहे एल्कीन का तो पाई बॉन्ड, करेक्ट, और Br2 का सिग्मा स्टार आपस में इंटरैक्ट होता है। कौन इंटरैक्ट होता है? ये आप लोगों के समझ में आ गई बात। तो देखो किस किस के बीच में इंटरेक्शन हुआ? एल्कीन का पाई बॉन्ड और ये लीजिए Br2 का सिग्मा स्टार, ये आपस में इंटरैक्ट होंगे, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इंटरेक्शन इनके बीच में होगी, यानी 21 का जो आंसर रहेगा वो आंसर क्या रहेगा? ए, जिसमें एल्कीन का पाई बॉन्ड और हम ये कह दें एल्कीन का पाई बॉन्ड और Br2 का सिग्मा स्टार, ये आपस में इंटरैक्ट होंगे। इज इट क्लियर? आगे मेरी बात समझ में? चलिए अब देखिएगा आफ्टर द 21 अब मैं आता हूं नेक्स्ट एग्जांपल पे। ये लीजिए
22 देखो बहुत ही अच्छा एग्जांपल है ये। इसके अंदर सारे के सारे ये 1,3 डाई कार्बोनाइल्स हैं और 1,3 डाई कार्बोनाइल्स में एसिडिक नेचर का ऑर्डर पूछा। एसिडिक नेचर ऑब्वियसली किसकी, एसिडिक नेचर जब भी कभी यहाँ इनके लिए देखी जाती है 1,3 डाई कार्बोनाइल के लिए, तो इसका मतलब हमसे ये एक्टिव मिथाइलिन पर लगे हुए H की एसिडिक नेचर पूछ रहा है। वो हमसे ये वाली H की एसिडिक नेचर पूछ रहा है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। करेक्ट। अब इनको कैसे निकालें, उसके लिए मैं आपको एक स्टेटमेंट बता देता हूं जो कि एक वेल नोन स्टेटमेंट है, और वो क्या है कि साइक्लिक कीटोन्स की एसिडिक नेचर, साइक्लिक 1,3 डाई कार्बोनाइल्स का एसिडिक नेचर एसाइक्लिक से ज्यादा होता है। पहले तो ये दिमाग में क्लियर रखेंगे। इन जनरल हम क्या कहते हैं, साइक्लिक 1,3 डाई कार्बोनाइल, साइक्लिक 1,3 डाई कार्बोनाइल, 1,3 डाई कार्बोनाइल are more acidic than acyclic 1,3 डाई कार्बोनाइल। एसाइक्लिक 1,3 डाई कार्बोनाइल। करेक्ट। इसका मतलब इन दोनों की एसिडिक नेचर इसकी एसिडिक नेचर से ज्यादा है। पहले तो ये क्लियर करा। अब बताइए, ये 5 मेंबर रिंग है, वो 6 मेंबर रिंग है, और 5 मेंबर रिंग के अंदर हमें पता है स्मॉलर रिंग्स में परसेंट एस करेक्टर बाहर की तरफ ज्यादा होते हैं, इसलिए उन पर लगी हुई एच की एसिडिक नेचर वैसे भी ज्यादा हो गई, बिकॉज परसेंट एस करेक्टर के बढ़ने से एसिडिक नेचर बढ़ती है। तो 5 मेंबर रिंग के अंदर इस कार्बन पर लगी एच का एसिडिक नेचर वैसे भी ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक किसकी आएगी, बी की आएगी, फिर किसकी आएगी, ए की आएगी, और सबसे कम एसिडिक नेचर किसकी आएगी, सी की आएगी। क्लियर। तो बताइए एसिडिक नेचर का जो ऑर्डर आया वो क्या आ गया, बी ए सी, यानी कि सी इज द आंसर। करेक्ट। चलिए अब मैं आता हूं आफ्टर द 23 नंबर क्वेश्चन। देखो बहुत ही अच्छा सवाल है। 23 नंबर हमसे ये पूछा गया है कि एक रिएक्शंस हुई, जैसे इसकी रिएक्शन 2 मोल पोटेशियम से करवाई गई, इसकी रिएक्शन H2SO4 के साथ करवाई गई, इसको हीट किया गया यानी इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन चल रही है यहाँ पर, और इसको भी 2 मोल पोटेशियम के साथ रिएक्शन करवाया गया। तो आपको बताना है बनने वाले प्रोडक्ट इनमें से कौन कौन से होंगे इन रिएक्शंस में। बहुत ही अच्छा सवाल था। इसके अंदर हमसे एक तरह से देखा जाए तो एरोमेटिसिटी के कई सारे कंसेप्ट पूछ लिए गए एक ही सवाल के अंदर। तो आप अपन लोगों ने पढ़ा है, हम लोग जानते हैं कि जब भी कभी किसी भी नॉन एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए जाते हैं तो वो स्पीशीज एरोमेटिसिटी अटेन कर सकती है। तो अगर हम देखें साइक्लोऑक्टाटेट्राईन, करेक्ट, अगर 2 मोल पोटेशियम से ये रिएक्शन करेगा तो यार ये हमारे को ये कंपाउंड दे देगा। ये लीजिए, ये रिएक्शन एक वेल नोन रिएक्शन है, हमने खूब पढ़ी भी है, हमारे को ये मिलेगा। ये साइक्लोऑक्टाटेट्राईन का डाई एनाइन बना दिया हम लोगों ने। बताइए कितने पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है ये 10 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। ये क्या है, 10 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। और अगर ये 10 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है तो बताइए 10 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम क्या होता है, एरोमेटिक। तो फर्स्ट से हमारे को एरोमेटिक मिला, यानी फर्स्ट को मैं किससे जोड़ूंगा, फर्स्ट को मैं एरोमेटिसिटी से जोड़ूंगा, यानी फर्स्ट मुझे देगा पी। ये लीजिए एरोमेटिक। अगर मैं सेकंड की बात करता हूं ना तो आप याद करो आज ही हम लोगों ने, है ना, सेकंड की अगर मैं बात करूं सेकंड की, तो हमने पिछले लेक्चर के अंदर फर्स्ट सवाल के अंदर पढ़ा था। पिछले लेक्चर में हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही पढ़ा था होमो एरोमेटिक कंपाउंड कैसे बनता है। अगर ये H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं, यहां पर H लग जाएगा और हमें ये कैटायन मिलता है। याद कीजिए, इससे हमारे को ये स्पीशीज मिलती थी और इसे हम होमो एरोमेटिक कार्बोकैटायन कहते थे। क्लियर। तो सेकंड के अंदर बताइए क्या मिल रहा है, होमो एरोमेटिक, यानी सेकंड को हम इससे मैच करेंगे। अब थर्ड के अंदर इसे हीट किया गया, हीट करते ही ये लीजिए ये रिंग ओपन होगी। क्लियर, ये रिंग ओपन होगी, ठीक है ना। चलिए इसमें थोड़ा सा करेक्शन है इस सवाल में, थोड़ा सा, ये ऐसे नहीं है, ये कंपाउंड ये है, देखो इधर ये कंपाउंड ये है, ये लीजिए, ये लीजिए, ये है ये कंपाउंड। करेक्ट। और इसमें स्टीरियो केमिस्ट्री सिस है। करेक्ट।
अब यहाँ पे इसको हीट किया गया है। जब हम इसको हीट करेंगे तो अब क्या होता है कि हीट करने पे रिंग ओपनिंग होगी, यानी कि ये जो सिग्मा बॉन्ड है ना, ये वाला जो सिग्मा बॉन्ड है ना, ये सिग्मा बॉन्ड ये ब्रेक होगा, रिंग ओपनिंग होगी। अब रिंग ओपनिंग के दौरान ये इधर वाला 4 मेंबर रिंग भी इन्वॉल्व हो सकती है और वो भी इन्वॉल्व हो सकती है। कौन सी होगी? ये पेरिसाइक्लिक का कंसेप्ट है और मैंने आपको इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन के अंदर ये पढ़ा रखा है कि सिलेक्शन ऑफ रिंग क्या रहेगा। हमें पता है ये साइक्लोऑक्टाटेट्राईन यहां बनने वाला है और वो साइक्लोऑक्टाटेट्राईन के अंदर सभी डबल बॉन्ड क्या होंगे? सिस होने चाहिए, यानी कि सभी के सभी हाइड्रोजन जो होंगे वो बाहर की तरफ होंगे, सारे हाइड्रोजन बाहर की तरफ होने चाहिए बनने वाले प्रोडक्ट के अंदर। और सारे हाइड्रोजन जब बाहर की तरफ होते हैं तो ये सभी हाइड्रोजन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसे हो गए? सिस। और जब सभी हाइड्रोजन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सिस है, इसका मतलब क्या है? सिस हाइड्रोजन से, सिस स्टीरियो से सिस प्रोडक्ट बन रहा है। सिस से सिस, इसका मतलब स्टीरियो केमिस्ट्री में कोई चेंज नहीं, इसका मतलब डोंट चेंज। और जब स्टीरियो केमिस्ट्री में डोंट चेंज होता है तो रिंग ओपनिंग क्लोजिंग डिसरोटेटरी मैनर से होना चाहिए। याद करो, डिसरोटेटरी मतलब डोंट चेंज। और डिसरोटेटरी से अगर आपको रिंग ओपनिंग करानी है तो थर्मल कंडीशन में 4n+2 सिस्टम लेना पड़ेगा, यानी कि रिंग ओपनिंग आपको इधर की तरफ करानी पड़ेगी। किधर की तरफ करानी पड़ेगी रिंग ओपनिंग? इधर की तरफ, इस वाली रिंग से करवानी पड़ेगी। 4n+2 में रिंग ओपनिंग होगी और साइक्लोऑक्टाटेट्राईन मिलेगी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि आपको यहां साइक्लोऑक्टाटेट्राईन यानी नॉन एरोमेटिक मिल रहा है, तो थर्ड में हमें नॉन एरोमेटिक ऑब्टेन होगा। अब क्या बच गया? फोर्थ में फिर हमारे को क्या मिलने वाला है? ऑब्वियसली फोर्थ में एंटी एरोमेटिक मिलेगा। कैसे मिलेगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन, 4, 6, 8, 10, 12, 14। ऑलरेडी ये 14 बाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है और 2 पोटेशियम मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आपने और इसमें ऐड कर दिए तो डाई एनायन बन गया। और 16 इलेक्ट्रॉन अगर डीलोकलाइज्ड होंगे ना सिस्टम में तो फिर आपको क्या मिलेगा? एंटी एरोमेटिक। तो इसका मतलब आपको यहां फर्स्ट एरोमेटिक मिला, सेकंड के अंदर होमो एरोमेटिक मिला, थर्ड में नॉन एरोमेटिक मिला और फोर्थ में एंटी एरोमेटिक कार्बोकैटायन हमारे को ऑब्टेन हुआ है। क्लियर? एंटी एरोमेटिक कार्ब एनायन, सॉरी डाई एनायन हम लोगों को मिल रहा है, एंटी एरोमेटिक एनायन हम लोगों को मिल रहा है फोर्थ के केस के अंदर। क्लियर? चलिए अब मैं आता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन। देखो भाई 24 नंबर क्वेश्चन वही सिंपल एसिडिक बेसिक नेचर ऑफ कंपाउंड्स इस पर है। हमसे पूछा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पीकेए वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज। इनका पीके का ऑर्डर क्या है? अब आप याद करो, पीके पूछा है और वो भी किसका पूछा है? किन्ही कॉन्जुगेट बेस के कॉन्जुगेट एसिड का। और हम ये जानते हैं कि ऐसे सवाल करने का हमने हमारा एक अलग ही तरीका बना रखा है। और वो कैसे करते हैं, जरा मैं आप लोगों को एक स्टेटमेंट याद दिलाता हूं ताकि फिर हम ये सवाल सॉल्व कर सकें। हम ये पढ़ते हैं थ्योरी में कि किन्ही कॉन्जुगेट एसिड्स की एसिडिक नेचर का ऑर्डर और उनके कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस की भी एसिडिक नेचर का ऑर्डर सेम होता है। या मैं ये कह दूं किन्ही कॉन्जुगेट बेस की बेसिक नेचर का ऑर्डर और उनके कॉन्जुगेट एसिड की भी बेसिक नेचर का ऑर्डर सेम होता है। अब एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये कंपाउंड किन्ही बेस के कॉन्जुगेट एसिड्स हैं। ये क्या है कंपाउंड, कौन कौन है, जरा मैं आप लोगों को बता देता हूं। ये कौन है? हम कहते हैं ये एक्चुअली PHNH3+ है। ये लीजिए, ये कॉन्जुगेट एसिड है किसी कॉन्जुगेट बेस का। ये और कौन है? आइसोप्रोपाइल होल ट्वाइस NH2+, एक कंपाउंड ये है। और कौन है? एक PH2NH2+, एक ये कंपाउंड है। क्लियर? तो किन्हीं कॉन्जुगेट बेस के ये कॉन्जुगेट एसिड दिए हैं जिनके पीके का ऑर्डर हमारे को निकालना है। निकालते हैं। पहले तो हम क्या करें कि ये एक्चुअली कॉन्जुगेट एसिड किन किन कॉन्जुगेट बेस के हैं मैं वो लिख देता हूं। क्लियर? क्योंकि हम जो पढ़ते हैं, जो करते हैं, पहले वो करो। राइट? तो मैं ये कहता हूं कि एक्चुअली इसका कॉन्जुगेट बेस एनिलीन है। इसका कॉन्जुगेट बेस कौन है? एनिलीन है। इसका कॉन्जुगेट बेस कौन है? आइसोप्रोपाइल होल ट्वाइस NH, ये है इसका कॉन्जुगेट बेस। करेक्ट? और इसका कॉन्जुगेट बेस कौन है? PH2NH, ये लीजिए, ये इसका कॉन्जुगेट बेस है। आ गई बात समझ में? राइट? अब ये जो कॉन्जुगेट बेस मैंने बना लिए हैं
ये लीजिए, राइट, ये लीजिए, इन कॉन्जुगेट एसिड के कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस हमने बना लिए हैं। अब मैं क्या करता हूं, इनकी एक्चुअली बेसिक नेचर का ऑर्डर लिख लेता हूं। ये लीजिए, ये बेसिक नेचर निकालना बड़ा ही आसान है। क्यों है? बिकॉज हम यही तो पढ़ते हैं पूरी थ्योरी में, क्या 11th क्लास, क्या 12th क्लास, क्या बीएससी, क्या एमएससी, क्या ग्रेजुएशन, क्या पोस्ट ग्रेजुएशन और क्या हमारी क्लासरूम, हम हमेशा अमीन्स की बेसिक नेचर ही पढ़ते हैं। हमें आदत ही नहीं अमीन्स के कॉन्जुगेट एसिड्स की पीके की वैल्यू को देखना। हमें तो अमीन्स का बेसिक नेचर निकालना आता है, वो बड़ा फटाफट निकालना आता है। तो जो आता है पहले वो निकालो ना यार, जो हम पढ़ते आए हैं। क्लियर? तो देखिए, बेसिक नेचर का अगर मैं यहां ऑर्डर देखूं तो सबसे कम बेसिक नेचर ये है, बिकॉज ये जो लोन पेयर है ना, ये दो बेंजीन रिंग के अंदर इन्वॉल्व है। इसका बेसिक नेचर इससे थोड़ा ज्यादा है, बट कम तो इसका भी है। और यहां तो आइसोप्रोपाइल है, और आइसोप्रोपाइल का मतलब एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप का मतलब प्लस आई इफेक्ट, यानी कि इसकी बेसिक नेचर इन दोनों से ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा बेसिक नेचर किसकी? सबसे ज्यादा बेसिक नेचर हो गई आपके आइसोप्रोपाइल वाले की। ये लीजिए, प्रोपाइल होल ट्वाइस NH, इसकी सबसे ज्यादा बेसिक नेचर। उसके बाद किसकी? PHNH2 की। उसके बाद किसकी? PH2NH की। ये लीजिए, ये हमने बेसिक नेचर का ऑर्डर लिख लिया। क्लियर? बहुत ही आराम से हमने बेसिक नेचर का ऑर्डर इनका निकाल लिया है। अब एक बात बताओ, अभी एक स्टेटमेंट बोला मैंने कि किसी भी कॉन्जुगेट बेस की बेसिक नेचर का ऑर्डर और उनके कॉन्जुगेट एसिड की भी बेसिक नेचर का ऑर्डर सेम होता है। यानी जो बेसिक नेचर का ऑर्डर ये निकाला है मैंने, अरे इनके जो कॉन्जुगेट एसिड है ना, ये इनकी भी बेसिक नेचर का ऑर्डर यही चलेगा। इसका मतलब क्या है? अगर मैं इनकी बेसिक नेचर का ऑर्डर लिख देता हूं ना, तो वो बेसिक नेचर का ऑर्डर भी यही चलेगा। यानी आइसोप्रोपाइल होल ट्वाइस NH2 प्लस, ये लीजिए, इसकी बेसिक नेचर सबसे ज्यादा है। इसकी बेसिक नेचर सबसे ज्यादा है। क्लियर? अब आप देखिएगा, इसके बाद बेसिक नेचर और किसकी आएगी? ये लीजिए, PHNH3 प्लस। ओके, उसके बाद PH2NH2 प्लस। ये लीजिए, ये लीजिए, करेक्ट? आगे मेरी बात समझ में यहां तक, राइट? ये बेसिक नेचर का यहां पर ऑर्डर आ चुका है हम लोगों का। आ रही है बात समझ में यहां तक? ओके, अब आपको पता है कि ये अगर बेसिक नेचर का ऑर्डर आ चुका है, तो जो जितना ज्यादा बेसिक, उसका पीके भी उतना ही ज्यादा, और जो जितना कम बेसिक, उसका पीके भी उतना ही कम। यही तो हम लोग जानते हैं। तो बताइए, हमसे पूछा क्या? करेक्ट ऑर्डर ऑफ पीके वैल्यूज। तो पीके सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए? इसका। उससे कम इसका, सबसे कम इसका। तो ये लीजिए, ये आपका पीके का ऑर्डर इसके अंदर दिखाई दे रहा है। This one is the answer. He knows very well that the basic nature is directly proportional to the pKa, जबकि एसिडिक नेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है। हमारे सामने बेसिक नेचर का ऑर्डर साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो pKa का ऑर्डर बिल्कुल दिखाई दे रहा है हम लोगों को। क्लियर? इस तरीके से ऐसे सवाल हम सॉल्व कर सकते हैं। मतलब फीलिंग आनी चाहिए सॉल्व करते वक्त कि हम क्या थ्योरी में पढ़कर आए हैं, कॉपी के अंदर, क्लासरूम के अंदर, और बिल्कुल वही चीज उसी तरीके से, उसी कंसेप्ट से हमने आराम से सवाल को सॉल्व कर लिया। ओके, चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 24, अब मैं आता हूं 25 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, ये मैंने आप लोगों को स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ाई है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की, और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की जब स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ाई थी तो वहां हमारे बीच में एनोमेरिक इफेक्ट डिस्कस हुआ था। क्या डिस्कस हुआ था? एनोमेरिक इफेक्ट। और एनोमेरिक इफेक्ट में मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जो पाइरिनोज रिंग होती है, ये लीजिए, इस पाइरिनोज रिंग में ये जो एनोमेरिक कार्बन एटम होता है, ये जो एनोमेरिक कार्बन एटम होता है, इस एनोमेरिक कार्बन एटम पे लगा हुआ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या ग्रुप, हेलोजन, OMe, OAC एक्सेट्रा, ये लीजिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो ग्रुप्स होता है वो एक्सियल पोजीशन पर रहना पसंद करता है, जिसके दो कारण बोले गए थे। एक एन, इसका जो लोन पेयर है, इसका जो लोन पेयर है, ये लीजिए, इसका जो लोन पेयर है,
और इसका जो सिग्मा स्टार है, ये लीजिए, इसके बीच में इंटरेक्शन, यानी एन और सिग्मा स्टार के बीच में इंटरेक्शन, और एक कारण जो था वो था डाइपोल मोमेंट। इसके कारण ये वाली फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है। क्लियर। और ग्लूकोज के अंदर, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर अगर एनहाइड्रस मीडियम होता है, एनहाइड्रस, तो हमें पता है OR, OMe, OH वो एक्सियल पोजीशन पर रहना पसंद करते हैं, और अगर मीडियम एक्वस होता है तो फिर मोर पॉपुलेटेड स्टेरिक इफेक्ट के कारण इक्वेटोरियल पोजीशन पर रहना पसंद करता है। ये सब कुछ मैंने आप लोगों को हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर, जब मैंने आपसे एनोमेरिक इफेक्ट डिस्कस किया था स्टीरियोकेमिस्ट्री लेक्चर नंबर 35, वहां आपको मिल जाएगा इसका पूरा का पूरा कंसेप्ट, तो वहां मैंने आपको समझाया था। ओके, चलिए, तो मेजर प्रोडक्ट, द मेजर प्रोडक्ट formed in the reaction of D-glucose with ZnCl2 in MEOH, यानी D-glucose है कोई, और D-glucose में ये कह दूं, ये लीजिए, यहां जो भी ग्रुप से लगे हुए रह गए, और यहां ये OH है, और इस OH की रिएक्शन किससे हुई? मिथाइल अल्कोहल से, in the presence of the ZnCl2, मिथाइल अल्कोहल और in the presence of the ZnCl2। क्लियर। अब जब मिथाइल अल्कोहल और ZnCl2 इसके प्रेजेंस में रिएक्शन होती है तो OH इज रिप्लेस्ड बाय OMe। अब एनहाइड्रस मीडियम है, एनहाइड्रस, तो आने वाला OMe एक्सियल और इक्वेटोरियल में से कहां आएगा? एनहाइड्रस मीडियम में सिखाया था एक्सियल पोजीशन पर आएगा, ताकि एनोमेरिक इफेक्ट डोमिनेंट रहे, राइट, क्योंकि एनहाइड्रस मीडियम में एनोमेरिक डोमिनेंट होता है और एक्वस मीडियम के अंदर स्टीरिक डोमिनेंट होता है। तो एनहाइड्रस में तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एक्सियल पर रहने की कोशिश करेगा, और एक्वस में इक्वेटोरियल पर। ये सिखाया था मैंने आप लोगों को। तो आपसे सवाल में क्या पूछा गया है? द रिएक्शन ऑफ डी ग्लूकोज विद ZnCl2 इन MEOH इज मिथाइल ग्लूकोपाइरिनोसाइड हमारे को मिलता है, वो A और B दोनों मिथाइल ग्लूकोपाइरिनोसाइड है। आपको ये बताना है द स्ट्रक्चर ऑफ दिस प्रोडक्ट एंड द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इंटरेक्शन प्रेजेंट बिटवीन रिंग ऑक्सीजन एंड द एनोमेरिक कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड रिस्पांसिबल फॉर इट्स स्टेबिलिटी रिस्पेक्टिवली आर। इन दोनों में से एक तो मेजर प्रोडक्ट कौन है? हम कहेंगे ये एनहाइड्रस मीडियम है, B मेजर प्रोडक्ट है, और इंटरेक्शन कौन सी होगी? नॉन बॉन्डिंग के साथ सिग्मा स्टार। तो आंसर आएगा B, यानी कि दिस वन इज द आंसर। यहां पर हम लोग ये आंसर करेंगे। क्लियर। तो आंसर कौन सा प्रोडक्ट क्या बना? ये, और इसके बनने का कारण क्या है? एन टू सिग्मा स्टार इंटरेक्शन। ये बात हुई आपके 25 नंबर क्वेश्चन की। आगे देखिएगा, आफ्टर 25 अब मैं बात करता हूं 26 नंबर क्वेश्चन की। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन के अंदर फिर हमारे को वही बेसिक नेचर का ऑर्डर पूछा गया है, और हमसे जो पूछा गया है इसमें, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग हेटेरोसाइकिल्स, इन हेटेरोसाइकिल्स की बेसिक नेचर का ऑर्डर क्या होगा? अरे बेसिक नेचर का ऑर्डर तो निकाल लेंगे, ये तो बहुत आसान है, बट उससे पहले हमें ये तो पता हो कि ये कंपाउंड बेसिक नेचर शो करेंगे कहां से। तो अगर मैं आपसे ये कह दूं भाई ये तो एक ही नाइट्रोजन है, इसी से शो करने वाला है, इसकी तो कहानी ही खत्म। और ये कहां से करेगा? ऑब्वियसली यहां से। ये लोन पेयर लोकेलाइज्ड है, और ये भी यहां से ये लोन पेयर लोकेलाइज्ड है। दैट मींस यहां पर डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर बेसिक नेचर शो कर रहा है, यहां और यहां लोकेलाइज्ड लोन पेयर बेसिक नेचर शो कर रहा है। तो ये तो अंडरस्टूड है कि इन दोनों की बेसिक नेचर इससे ज्यादा है, यानी इन तीनों में से सबसे कम बेसिक A है। अब A सबसे कम बेसिक है, ये दिख रहा है, सबसे कम बेसिक A है। क्या इस ऑप्शन में है? नहीं है। इस ऑप्शन में है? नहीं है। इस ऑप्शन में है? यस। इस ऑप्शन में है? नहीं है। ओहो, क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। चाहे हमें बाकी के ये तो आते हैं नहीं आते हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। थोड़ा सा ये आर्ट आप लोगों में होनी चाहिए, राइट। थोड़ा सा यहाँ कॉन्फिडेंस भी रहे, और ये आर्ट आपको अपने अंदर डेवलप करनी है। कई बार हमें बाकी की चीजें नहीं पता होती, पर फिर भी हमारा सवाल सॉल्व हो जाता है, क्योंकि हमें कंफर्म है यहाँ प्रोटोनेशन इसी पे होगा। साइट ऑफ प्रोटोनेशन में आता है, यानी ये कंपाउंड बेसिक नेचर इस नाइट्रोजन से शो करेगा, और ये कंपाउंड भी इस नाइट्रोजन से शो करेगा। ये दोनों नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है वो लोकेलाइज्ड है, आसानी से अवेलेबल है, जबकि ये वाला लोन पेयर डीलोकेलाइज्ड है, आसानी से अवेलेबल नहीं है। दैट मींस इन तीनों में से सबसे कम बेसिक तो ये है, और वो एक ही ऑप्शन में है, तो आंसर तो आ गया। अब मैं इन दोनों को भी जरा कंपेयर करके बता देता हूं आपको, ताकि आपको मेरी बात अच्छी तरह से और क्लियर हो जाए। देखिए, अगर मैं बी की बात करता हूं तो बी बिल्कुल भैया बेसिक नेचर इस नाइट्रोजन से शो करेगा, इसमें कोई शक नहीं। पर इसके ऊपर इस नाइट्रोजन का -I भी काम करेगा, और -I के कारण इस नाइट्रोजन पर उपस्थित लोन पेयर का जो अवेलेबिलिटी है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। जबकि अगर मैं इस वाले की बात करता हूं, ये लीजिए, तो यहां पर भी नाइट्रोजन का -I तो लगेगा,
यहाँ, लेकिन ये जो नाइट्रोजन है इसका माइनस आई उसकी तुलना में कम लगेगा, यहाँ माइनस आई ज्यादा लगेगा, पास में है ना, ये दूर है, माइनस आई कम लगेगा, लगेगा तो सही पर कम लगेगा। क्लियर? इसलिए ये लोन पेयर इसकी तुलना में ज्यादा आसानी से अवेलेबल होगा। तो एबीसी में से देखो सबसे ज्यादा बेसिक सी, उसके बाद में ये बी है ना, और सबसे कम बेसिक ए। आंसर इज सी। इस तरीके से ये सवाल हम लोगों को सॉल्व करना था। क्लियर? चलिए आगे की बात करता हूं अब मैं, और देखिएगा आफ्टर 26 अब मैं आता हूं 27 नंबर एग्जाम्पल पे। देखो 27 के अंदर हमें कुछ कार्बोकैटायंस गिवन है और हमें इन कार्बोकैटायंस को स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करना है। चलिए करता हूं मैं। देखो ये कार्बोकैटायन ए है, ये कार्बोकैटायन केवल हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबल है। ये केवल किससे स्टेबल है? हाइपर कॉन्जुगेशन से, और इसके पास अल्फा एच 3 और 3 6 और 2 8 है, यानी 8 अल्फा एच से ये स्टेबल है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कार्बोकैटायन केवल और केवल देखो एलाइलिक है, ये लीजिए एलाइलिक है, और साथ में इधर अल्फा एच है और ये अल्फा एच है। तो एक तो ये कार्बोकैटायन एलाइलिक है और साथ में इसके पास 6 अल्फा एच है, तो ऑब्वियसली इसकी स्टेबिलिटी इससे तो ज्यादा ही होगी। और अगर मैं इसकी बात करूं थर्ड वाले कार्बोकैटायन की, ओहो देखिए ये कार्बोकैटायन इस लोन पेयर से स्टेबल है, यानी कि थर्ड वाला जो कार्बोकैटायन है ये सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटायन अवेलेबल है, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटायन गिवन है। तो ये कार्बोकैटायन कैसा है? ये सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटायन है, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटायन है। और सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटायन के साथ साथ इसके अंदर 6 अल्फा एच भी अवेलेबल है। तो हालांकि माइनर फैक्टर से तो मतलब ही नहीं है, एक कार्बोकैटायन सब्स्टिट्यूटेड है दैट इज मोस्ट स्टेबल, फिर एलाइलिक वाला और फिर केवल हाइपर कॉन्जुगेशन वाला स्टेबल होगा। राइट? हमने इससे भी बहुत अच्छे अच्छे सवाल कर रखे हैं, तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हमारे को दिया हुआ है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल जो है यहाँ वो कौन हो गया? सी के बाद बी और बी के बाद ए, यानी कि यहाँ पर आंसर हमारे को ये वाला टिक करना है, सी बी ए। आंसर इज डी। ये लीजिए, ये बात हुई आपके 27 नंबर एग्जाम्पल की। ओके 27 के बाद अब मैं आता हूं 28 नंबर। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, हमारे को बताना है कि इन कंपाउंड्स की नेचर कैसी है। आपने देखा एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक के ऊपर सवाल घुमा फिरा के वो पूछ रहा है। तो देखो अगर मैं इसकी बात करता हूं दैट इज अ डाइकैटायन 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज्ड, ये कंपाउंड एरोमेटिक है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो दैट इज द ऑक्सीपीन, इसके अंदर 8 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज्ड है, ये एंटी एरोमेटिक है। तो ए एरोमेटिक है और बी एंटी एरोमेटिक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। सिंपल सा सवाल है, एक एरोमेटिक है और एक एंटी एरोमेटिक है इस कंपाउंड के अंदर। ठीक है? चलिए आफ्टर 28 अब मैं बात कर रहा हूं 29 नंबर एग्जाम्पल की। देखो बहुत ही अच्छा सवाल, कैरे एंड सनबर्ग का ये सवाल है। राइट? और कैरे एंड सनबर्ग के अंदर इसके बारे में दिया हुआ है। देखो क्या है, सिंपल सा वैसे केस है। क्या कह रहा है? करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ सॉल्वलाइसिस इन 80% इथेनॉल एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर? अब इस सॉल्वलाइसिस का ऑर्डर बताना है। देखो पहले तो चीज समझो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सॉल्वलाइसिस। देखो समझना, अगर मान लीजिए ये मैं कंपाउंड लेता हूं दैट इज आर और ये लिविंग ग्रुप यहां लगा हुआ है। राइट? अब यहां पर क्या है कि ये लिविंग ग्रुप निकले और ये स्टेप आपका स्लो स्टेप है, ये स्टेप आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, और जैसे ये लिविंग ग्रुप निकलेगा कार्बोकैटायन मिलेगा। उसके बाद अगर इसकी रिएक्शन आगे वाटर से हो जाए तो ये आपको अल्कोहल मिल गया। इसको आप कहते हो हाइड्रोलाइसिस। क्या कहते हो? हाइड्रोलाइसिस। अगर मैं इसकी रिएक्शन किसी अल्कोहल से कराऊं तो यहां पर ईथर वगैरह बन जाएगा, अल्कोहोलोलाइसिस। अगर मैं अमोनिया से करवाऊं तो दैट इज अमोनोलाइसिस। कुल मिला के इस प्रकार की रिएक्शन मैंने करवा दी। दैट मीन्स अगर यहां पर मैं कह दूं वाटर सॉल्वेंट था तो ये हाइड्रोलाइसिस एक प्रकार का सॉल्वोलाइसिस ही है। अगर मैं कह दूं सॉल्वेंट अल्कोहल था तो ये अल्कोहोलोलाइसिस भी एक प्रकार का सॉल्वेंट ही है, मतलब सॉल्वोलाइसिस ही है। अगर मैं कह दूं सॉल्वेंट अमोनिया था तो ये एक प्रकार का अमोनोलाइसिस भी सॉल्वोलाइसिस ही है। तो सॉल्वोलाइसिस का पहले तो मतलब क्लियर करो। सॉल्वोलाइसिस का मतलब है कि किसी रिएक्शन के अंदर अगर लिविंग ग्रुप सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करने के कारण उससे रिप्लेस हो जाता है, देन द प्रोसेस इज कॉल्ड सॉल्वोलाइसिस।
अब यहाँ सॉल्वोलाइसिस का ऑर्डर पूछा गया है। अब इतना तो समझ में आ रहा है कि इन सभी के अंदर पहले ये ब्रोमीन निकलेगा और फिर सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल यानी न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आके जुड़ जाएगा, करेक्ट, और ये सॉल्वोलाइसिस कहलाएगा। लेकिन यहाँ एक समस्या है। समस्या ये है कि यहाँ Br निकलने के बाद ये पॉजिटिव चार्ज, ये कार्बोकैटायन जहां बन रहा है ना यार, वो ब्रिज हेड पोजीशन है, और ब्रिज हेड पोजीशन पे तो कार्बोकैटायन बहुत ही लीस्ट स्टेबल है, एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन एक बात कहता है कैरेन सनबर्ग या और भी बुक्स में होता है कि अगर पॉजिटिव चार्ज जिस ब्रिज हेड पोजीशन पर है, अगर वहां फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है यानी ब्रिज की साइज बढ़ती है, वहां फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, तो पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट करने की टेंडेंसी भी बढ़ती है, यानी कि कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी भी बढ़ता है। तो इसका मतलब यहां सबसे छोटा ब्रिज है तो इसकी तो बहुत ही लीस्ट स्टेबिलिटी होगी। यहां देखो ब्रिज का आकार बढ़ा, ब्रिज का आकार बढ़ा तो ब्रिज हेड पर पॉजिटिव चार्ज आने की टेंडेंसी थोड़ी बढ़ती है। और ये तो एडिमेंटिन है, एडिमेंटिन के अंदर बिल्कुल पॉजिटिव चार्ज यहां एग्जिस्ट करता है 3 डिग्री कार्बन पर, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन इस एडिमेंटिन का है। तो जो डेटाज हैं वो क्या है कि अगर ये सॉल्वोलाइसिस के प्रति वन टाइम रिएक्टिव होता है, वन टाइम, तो ये 10⁻³ टाइम और ये 10⁻10 टाइम ही रिएक्टिव होता है। तो बताइए सबसे ज्यादा रिएक्टिव टुवर्ड्स द सॉल्वोलाइसिस ये क्यों हुआ? बिकॉज एडिमेंटिन का ये कार्बोकैटायन स्टेबल होता है, यहां इस ब्रिज हेड पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज आसानी से एग्जिस्ट करता है, राइट। तो सबसे ज्यादा सॉल्वोलाइसिस किसका हुआ? सी का। सी के बाद इस ए का 10⁻³ फिर बी का, तो CAB इज द आंसर। यानी सॉल्वोलाइसिस की रेट हमारे को ये मिलेगी 80% इथेनॉल में एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, करेक्ट। ये बात हुई आपके 29 नंबर एग्जांपल की। अब मैं आता हूं 30 नंबर एग्जांपल। ये देखिएगा, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। 30 नंबर के अंदर इसकी रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट से करवाई जा रही है, एक्वस सोडियम बाइकार्बोनेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एक्वस सोडियम बाइकार्बोनेट? अरे सोडियम बाइकार्बोनेट इज ए सॉल्ट, और सॉल्ट भी किसका? स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सॉल्ट है। तो ओवरऑल ये सॉल्यूशन कैसा है? बेसिक। तो इसका मतलब एक्वस सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट इज द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। तो इसका एक्वस सॉल्यूशन बेसिक ही होगा, यानी कि मैं ये कह दूं कि ये एक एक्वस बेसिक मीडियम है। और एक्वस मीडियम, बेसिक मीडियम के अंदर जब ये CCl3 का ये Cl 1 by 1 OH से रिप्लेस होगा, तो मैं ये कह दूं हमें ये स्पीशीज मिलेगी। और क्या स्पीशीज मिलेगी जरा देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कह दूं ये OH माइनस, ये लीजिए ये बाहर, और जैसे ये स्टेप हुआ ये लीजिए हमारे को ये स्पीशीज मिल गई, ये स्पीशीज मिल गई, ये लीजिए और ये लीजिए। क्लियर? जैसे ये स्पीशीज मिली, ये हमारे को मिल गया, करेक्ट, ये मिल गया। उसके बाद इसकी रिएक्शन फिर से वही एक्वस बेसिक मीडियम है यार, तो इसका ये ऐसे डेरिवेटिव है और इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा SN2A से, तो 1 by 1 ये लीजिए, ये आपको यहाँ कंपाउंड मिल गया, करेक्ट। ये स्पीशीज हम लोगों को मिल गई। और ये अगर देखा जाए तो यहां इनमें से किस ऑप्शन में है? दिस वन इज द ऑप्शन ए, करेक्ट। तो यहां पर हमारे को क्या प्रोडक्ट मिलेगा? 30 नंबर क्वेश्चन के अंदर हम कहेंगे ए इज द आंसर, करेक्ट। यहां पर ये तीनों Cl 1 by 1 OH से रिप्लेस हो गए, फाइनली इट विल कन्वर्ट इनटू द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ओके, चलिए आफ्टर द 30 नंबर एग्जांपल अब मैं बात करता हूं 31 नंबर की। गजब का सवाल, बहुत ही बढ़िया सवाल। देखिए क्या है, अमॉन्ग द फॉलोइंग the compounds that will have highest rate of nucleophilic substitution reaction towards SN1 mechanism, इनमें से कौन है जो SN1 के प्रति सबसे ज्यादा रिएक्टिव है? तो देखो मैं आपको यहां पहले बेसिक स्केलेटन से समझाता हूं, तो ऑटोमेटिक ये चीजें समझ में आ जाएंगी आप लोगों को। देखो ये कहा जाता है, ये एक जो RL है, अगर SN1 की बात करूं तो ये लिविंग ग्रुप बाहर निकलता है SN1 मैकेनिज्म के अंदर, करेक्ट। और SN1 के अंदर जब ये लिविंग ग्रुप बाहर निकलता है तो हमें कार्बोकैटायन मिल जाता है इस लिविंग ग्रुप के बाहर निकलने के साथ, क्लियर। अब हम ये कह दें ये एक 1 डिग्री हो सकता है,
ये एक 2 डिग्री ग्रुप हो सकता है और ये एक 3 डिग्री ग्रुप भी हो सकता है। और हम ये भी जानते हैं कि इधर से इधर चलने पर SN1 की रेट इंक्रीज होती है। बहुत ही बेसिक बात है। 1 डिग्री से 2 डिग्री और 2 डिग्री से 3 डिग्री की ओर चलने पर SN1 की रेट इंक्रीज होती है। वी नोज वेरी वेल, जानते हैं यार हम लोग, है ना। अब क्यों, वजह क्या है इसकी, क्यों SN1 की रेट बढ़ती है? तो 2 कारण होते हैं इसके। एक, बनने वाले कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, एक कारण ये होता है। और एक और कारण होता है, वो बड़ा गजब का रीजन है। क्या है वो रीजन? कि एक्चुअली 3 डिग्री में क्या होता है, ये लीजिए, ये ग्रुप जो होते हैं Me, यानी कि मैं कह दूं R, अगर ये देखा जाए तो इन R और L के बीच में रिपल्शन काम करता है। क्या काम करता है इनके बीच में? रिपल्शन। इसके बीच में रिपल्शन, इसके बीच में रिपल्शन, इसके बीच में रिपल्शन, इसके बीच में रिपल्शन। भाई इनके बीच का एंगल कितना है? 109 डिग्री 28 मिनट्स। और आप अगर यहां इस कार्बन पर, ये एक 1 डिग्री कार्बन था, अरे समझना, ये एक 1 डिग्री कार्बन था, करेक्ट। अब इस 1 डिग्री कार्बन पर आप H की जगह R ग्रुप लगाते चले जा रहे हो, तो भीड़ बढ़ रही है ना इस कार्बन पर, तो बल्कि ग्रुप के बीच में रिपल्शन होएगा, क्योंकि एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स है। तो रिपल्शन होगा तो सिस्टम क्या चाहेगा, अगर रिपल्शन यहां वर्क कर रहा है तो, कि यार हमारे बीच में दूरियां बढ़ जाए, हमारे बीच में डिस्टेंस बढ़े, ताकि ये रिपल्शन कम हो। तो ये लिविंग ग्रुप को यहां से फोर्स आउट बाहर निकाला जाता है। यानी लिविंग ग्रुप के निकलने का एक और ड्राइविंग फोर्स क्या है? एक ड्राइविंग फोर्स तो था बनने वाला कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी, और दूसरा ड्राइविंग फोर्स क्या है? कि लिविंग ग्रुप के निकलते ही ये सिस्टम sp3 से sp2 में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर ये sp3 से sp2 में कन्वर्ट होगा ना, अगर ये sp3 से sp2 में कन्वर्ट होगा ना, तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से 120 डिग्री हो जाएगा, डिस्टेंस बढ़ जाएगी इन ग्रुप्स के बीच में, और इससे सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ती है। आ रही है बात समझ में? यानी कि ग्रुप्स के बीच में होने वाला रिपल्शन भी सिस्टम को SN1 की तरफ शिफ्ट कर देता है। तो अब अगर मैं यहां ये लिविंग ग्रुप जहां लगा है उस पे जो R है, अरे वो देखो ऐसे गजब गजब के R लगा दूं, देखो तो इनके बीच में तो बहुत ही ज्यादा स्टिर रिपल्शन होगा। तो इस L की बाहर निकलने की टेंडेंसी इस कंपाउंड में सबसे ज्यादा होगी, ताकि इन टर्शियरी ब्यूटाइल के बीच में होने वाला जो रिपल्शन है वो बहुत ही कम हो जाए। बिकॉज जब तक ये sp3 है, जब तक यहां 109 डिग्री 28 मिनट्स का बॉन्ड एंगल है, तब तक इनके बीच में रिपल्शन बहुत ही गजब का है। और लिविंग ग्रुप के बाहर निकलते ही ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनरिटी आ जाएगी, दूर दूर चले जाएंगे टर्शियरी ब्यूटाइल, और इनके बीच में रिपल्शन कम हो जाएगा। तो इसका SN1 की तरफ बहुत ज्यादा रिएक्टिविटी का जो कारण है वो है इनके बीच में होने वाला रिपल्शन, राइट। तो बताइए इस प्रकार का अगर आप केस देखें तो वो कौन है? ये डी। आ रही है बात समझ में? और ये याद रहे, ये ध्यान रहे, ये पोर्शन तो लिविंग ग्रुप है, OAC टाइप का, इस पर मत समझना। SN1 का मतलब है कि यहां से ये लिविंग ग्रुप निकलेगा, यहां ये लिविंग ग्रुप निकलेगा, यहां ये लिविंग ग्रुप निकलेगा, और इस लिविंग ग्रुप के निकलने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा यहां है, जिसका कारण मैंने आपको बता दिया। ये रीजन ध्यान रखना। इसके डेटा वगैरह भी अगर आप देखें तो क्लेडन-क्लूज के अंदर आपको डेटा वगैरह भी मिल जाएंगे इनकी रिलेटिव रिएक्टिविटी के, वहां आपको दिखेगा इसका डेटा गजब का, ये हाईली रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स द SN1 मैकेनिज्म। ओके, चलिए अब मैं आता हूं यहां आफ्टर 32 नंबर एग्जांपल। देखिए 32 नंबर एग्जांपल ये एक्चुअली फ्रॉस्ट सर्किल पर बेस्ड है, और एरोमेटिसिटी में हम फ्रॉस्ट सर्किल पढ़ते हैं, राइट। हमसे कहा गया है अमॉन्ग द फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ बेंजीन, राइट। तो पहले तो बेंजीन के पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हम ड्रॉ करते कैसे हैं, आपको मैं वो याद दिला देता हूं। याद करो, ये फ्रॉस्ट सर्किल हम लोग बनाते थे, और फ्रॉस्ट सर्किल में हम एक एरोमेटिक कंपाउंड बनाते थे। ये एरोमेटिक कंपाउंड कैसे बनता था? ये और ये लीजिए,
फिर हम इसको ऐसे मिलाते थे और इसको ऐसे मिला देते थे, राइट। अब उसके बाद एनर्जी लेवल इसके यहाँ थे, इसके यहाँ थे, इसके यहाँ थे, इसके यहाँ थे, करेक्ट। उसके बाद में ये एक नॉन बॉन्डिंग एनर्जी लेवल होता था। ये क्या होता था? नॉन बॉन्डिंग एनर्जी लेवल। और इस नॉन बॉन्डिंग एनर्जी लेवल में ये नीचे वाले लेवल क्या होते थे? बॉन्डिंग होते थे, और ऊपर वाले लेवल जो होते थे वो एंटी बॉन्डिंग होते थे। और आप याद कीजिए, इस लेवल पर अगर कोई एनर्जी लेवल होता था तो वो नॉन बॉन्डिंग कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नॉन बॉन्डिंग कहा जाता था, करेक्ट। अब आपको मैं याद दिला दूं, इनमें जो मैं इलेक्ट्रॉन्स फिल करता था इन एनर्जी लेवल्स में, वो केवल पाई इलेक्ट्रॉन्स फिल करता था, क्लियर। अब बेंजीन के अंदर कुल पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर मैं 6 इलेक्ट्रॉन्स यहां फिल करूं तो 1 2 3 4 5 6, खत्म हो गए। 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए। अब 6 इलेक्ट्रॉन्स यहां फिल करने के बाद मैं क्या कह सकता हूं? ये इस बेंजीन का होमो है, और होमो के जस्ट ऊपर ये इस बेंजीन का ल्यूमो है। ये तो कौन है? होमो है, और ये कौन है? ल्यूमो है। अब फ्रॉस्ट सर्किल बन गया है ना, सारे एनर्जी लेवल्स भी मैंने कर दिए। अब मैं स्टेटमेंट्स पढ़ना चालू करता हूं, जरा क्या कहना चाहता है एग्जामिनर। ओनली द लोएस्ट एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज डबली डीजेनरेट। केवल लोएस्ट तो सिंगली डीजेनरेट है यार। ओनली ल्यूमो इज डबली डीजेनरेट। केवल क्या ल्यूमो डबली डीजेनरेट है? ना, होमो भी डबली डीजेनरेट है। ओनली होमो इज डबली डीजेनरेट, गलत। ओनली होमो ही क्यों? ल्यूमो भी डबली डीजेनरेट है। बोथ द होमो एंड ल्यूमो आर डबली डीजेनरेट। यस, होमो और ल्यूमो दोनों ही डबली डीजेनरेट होते हैं। इनकी डीजेनरेसी 2 होती है। ये भी डबली डीजेनरेट है, सेम लेवल में 2 एनर्जी लेवल्स हैं, और ये भी डबली डीजेनरेट है, क्लियर। इसका मतलब ये हुआ आंसर इस सवाल का क्या कहा जाएगा? डी इज द आंसर, जो बड़े ही आराम से हमने फ्रॉस्ट सर्किल के ऊपर सवाल बनाते हुए सॉल्व कर लिया है, क्लियर। ये बात हुई हमारे प्रीवियस ईयर जीओसी में आए हुए कंप्लीट क्वेश्चंस की। ये मैंने 2011 से 2019 जून तक जितने भी जीओसी के ऊपर क्वेश्चंस आए हैं कंप्लीट मैंने दोनों वीडियोस के अंदर आपको बता दिए। पिछले वीडियो में कुछ सवाल किए थे, इस वीडियो में रिमेनिंग सवाल सारे मैंने आपको सॉल्व करके बता दिए हैं, ठीक है। ये बात हुई जीओसी की। अब याद रखिएगा, इसी श्रृंखला में अब जो मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूं, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और उनमें हम जो जिन क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं वो होंगे कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन और इलाइड पर बेस्ड जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सभी को मैं सॉल्व करके आप लोगों को बताऊंगा। उन सभी के सॉल्यूशन हम विद कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। और ये अप्रॉक्सीमेटली 80 क्वेश्चंस, 80 to 90 क्वेश्चंस हम लोगों से पूछे गए हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिनको हम 3 से 4 वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। आज हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे। प्लीज वीडियो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा हो सके इसे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।